हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर डिस्कस करते हैं। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, बात हो रही है ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में कि ये दोनों टूल्स क्या हैं, किस तरीके से डिफरेंट है, आइए जांचते हैं। तो बेसिकली शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किया गया है। अब ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी एक बेस सेट कर चुके हैं, वो चाहते हैं उनकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू एडिशन हो, तो ये कोर्स उनके लिए है जिसमें मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स का एक्स्ट्रा आपको वैल्यू एडिशन कंटेंट यहां पर दिया जाएगा। मेंस की बात करें, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत सारा कंटेंट यहां पर आपको दिया जाएगा, लेक्चर्स उसके दिए जाएंगे, मेंस टेस्ट सीरीज का एक्सेस दिया जाएगा, वीडियो सॉल्यूशंस यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप यहां पर दी जाएगी। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज यहां पर दी जा रही है, रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डेफिनेटली जाके इस कोर्स को चेकआउट कीजिए। कोई भी कोई क्वेरी रहे, कोई डाउट रहे, टोल फ्री नंबर आपके सामने है, कॉल कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, उन दोनों टूल्स के बारे में बात करते हैं। बट उनकी शुरुआत करने से पहले समझते हैं कि मनी सप्लाई क्या चीज है। तो बेसिकली मनी सप्लाई को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि सर्कुलेशन में देखने को मिल रहा है किसी भी पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में। चलिए सही है, ये बात तो समझ में आ गई, कितना पैसे की सप्लाई है। चलिए अब वो जो पैसे की सप्लाई है वो कैसे यहां पर इंपैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को, वो भी पता होना जरूरी है। कि भैया हम कह रहे हैं कि यहां पर बढ़ चढ़ के लोगों के पास पैसा है, ठीक है, यहाँ इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बैंक्स के पास भी बहुत सारा पैसा अवेलेबल है। अगर पैसे की सप्लाई ज्यादा रहेगी, डिमांड लिमिटेड रहेगी, तो कम इंटरेस्ट रेट पे वहां पर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब इजीली अवेलेबल है पैसा। अब इजीली अवेलेबल रहेगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई रहेगी, तो उसकी वजह से लोग यहां पर डिमांड भी क्रिएट करेंगे। बट वो जो डिमांड क्रिएट करेंगे उसकी वजह से इन्फ्लेशन यहां पर आ सकती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट हो सकते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है, आप कहेंगे तो इसमें बुराई क्या है, लोग यदि डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा अवेलेबल है, तो ये तो अच्छा इंडिकेटर है ना कि भैया लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो रहा है, वो नए प्रोडक्ट्स के भी यहां पर डिमांड कर रहे हैं। तो समस्या कब आती है कि यदि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाए, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा अवेलेबल है, जिसके चलते वो डिमांड यहां पर नहीं क्रिएट करेंगे, डिमांड यहां पर बढ़ेगी। बट उस केस में यदि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई ना बढ़े, वो एज इट इज रहे, तो उस केस में इन्फ्लेशन होना तो बिल्कुल देखने को मिलेगा ही। और वही चीज है जो कि यहां हमारा सेंट्रल बैंक नहीं चाहता कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जैसी कोई समस्या आए, जिसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यहां पर इन्फ्लेशन टारगेट भी सेट किया है। क्या है वो टारगेट, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली आरबीआई के पास 3 टूल्स रहते हैं। रिजर्व रेशो, सीआरआर, एसएलआर, जिसके माध्यम से वो बैंक को गाइड कर सकते हैं। रिजर्व रेशो अगर बढ़ा दी जाए कि भैया आपके पास अगर 1000 रुपए का डिपॉजिट आया तो आप सिर्फ उसमें से या 500 रुपए या 700 रुपए वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। यदि उसको कम कर दिया रिजर्व रेशो को कि अब आपको सिर्फ 100 रुपए यहां पर मेंटेन करने, तो मतलब आप 900 रुपए यहां पर लोन्स में आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मनी सप्लाई यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। सेकंड यहां पर आता है पॉलिसी रेट्स का, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी हो गई, सारे रेट्स यहां पर आरबीआई द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टूल यहां पर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। तो ये जानते हैं ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है। तो बेसिकली ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो कि सेंट्रल बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा यहां पर यूज किया जा रहा है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग एज वेल एज सेलिंग यहां पर की जा रही है, ताकि लिक्विडिटी या फिर जो मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल में लाया जा सके। आगे बढ़ने से पहले ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं इनको क्विकली यदि समझना हो तो क्या है कि सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा ये बॉन्ड्स यहां पर इशू किए जा रहे हैं। अब बॉन्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब सरकार इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करके किसे, पब्लिक को यहां पर बोरोइंग कर रही है, पैसा बोरो कर रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की, पब्लिक को मतलब यहां पर मैं सभी को ले रहा हूं, सिटीजन्स को भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी, या जो मार्केट के प्लेयर्स हैं उन्हें भी, कि इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्हें दे दी, इनसे पैसा यहां पर ले लिया। तो सरकार की जो बोरिंग नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर इशू की जाती हैं, जिसमें डेफिनेटली फिर सरकार को क्या करना पड़ता है, पब्लिक या जो बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं इकोनॉमी में, वो कैसे पैसा कमाएंगे, जब सरकार उन्हें यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट्स करेगी। इंटरेस्ट पेमेंट्स किसके हिसाब से, जो कूपन रेट उस पर्टिकुलर बॉन्ड का वहां पर रहेगा। तो ये जो बेसिक फंक्शनिंग है बॉन्ड्स की, आई होप यहां पर आपको क्लियर रहे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जो आपके ट्रेजरी बिल मतलब जिनका जो रिडेम्पशन पीरियड है उन बॉन्ड्स का 1 साल से कम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनका भी 1 साल से ज्यादा है, 30 साल तक भी जाती है, ठीक है। अब ये कैसे इन्हें यूज कर रहे हैं, आइए उसे समझते हैं लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है एक तरीके का एसेट ही है। यदि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं
तो एसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि आप किसी एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आपको रिटर्न्स दे रहा है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मुझे कैसे रिटर्न देंगी कि भैया मुझे एनुअल बेसिस पर कूपन पेमेंट यहां पर हो रही है, जो कूपन रेट वहां पर सेट किया गया था। ठीक है, तो ये एक एसेट है जिनका यहां पर लेन देन किया जाता है। तो पहला सिचुएशन हम अज्यूम करते हैं जब हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज सरप्लस लिक्विडिटी है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो उस केस में अब ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये होंगी आरबीआई और बैंक्स के बीच में। आरबीआई यहां पर क्या कहेगा कि यार मेरे पास ना काफी सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं, क्यों ना मैं इन्हें बैंक को जाके बेच दूं, क्योंकि बैंक के पास बहुत पैसा अवेलेबल है, इजीली जाके उसे लोन्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो मैं उसे यहां पर कम करना चाहता हूं। तो आरबीआई उस केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर देगी बैंक्स को और बैंक से यहां पर पैसा निकाल लेगी। तो मतलब इकोनॉमी से यहां पर आपकी जो एक्सेस में मनी सप्लाई थी, सरप्लस लिक्विडिटी थी, उसे यहां पर बाहर निकाल दिया गया और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट होने थे या हो रहे होंगे उनसे हम थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड सिचुएशन यहां पर क्या ले सकते हैं कि भैया रिसेशन वाली दिक्कत आ चुकी है या लिक्विडिटी डेफिसिट आ चुका है कि अब इकोनॉमी को रिवाइव करना है, इजीली यहां पर मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ताकि सभी के पास पैसा रहे, स्पेंडिंग बढ़े, डिमांड क्रिएट हो, ताकि इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव किया जा सके, जैसे कि पेंडेमिक के टाइम पे यहां पर देखने को मिला। तो उस केस में यहां पर क्या करेगी आरबीआई कहेगी कि यार आप लोगों ने भी तो यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी होंगी, बैंक्स के पास होंगी अवेलेबल, आप एक काम कीजिए, आप मुझे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दीजिए, मैं आपको यहां पर पैसा दे देता हूं, ताकि जो ये लिक्विडिटी डेफिसिट या फिर जो आपकी लो मनी सप्लाई की समस्या है इससे बाहर आ सके एंड इकोनॉमी को जो नेसेसरी बूम है वो यहां पर प्रोवाइड किया जा सके। अब इंपॉर्टेंट चीजें जो कि यहां पर ध्यान में रखने वाली हैं वो इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझ में आ जाएंगी कि पहली चीज, ये जितनी भी सिक्योरिटीज हैं अंडर दिस पर्टिकुलर ओपन मार्केट ऑपरेशंस दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, अर्थात कि यहां जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आरबीआई बेच रहा है, तो बेसिकली जब वो बेच रहा है जो पैसा यहां से आ रहा है वो गवर्नमेंट बोरोइंग का हिस्सा वहां पर बन रहा है। गवर्नमेंट की बोरोइंग मतलब कि जो सरकार यहां पर उधार लेती है उसका यहां पर हिस्सा बन रहा है, मतलब कि सरकार का जो डेट प्रोफाइल है उन्हें भी उसमें भी इसे इंक्लूड किया जाएगा एंड फिस्कल डेफिसिट के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा। करेक्ट बात है। चलिए सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि भैया जितनी भी आरबीआई द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक के साथ किए जाते हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये डायरेक्टली पब्लिक को भी ऑफर की जा रही है, जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक या जो और डेजिग्नेटेड आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगी उनके साथ ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस यहां पर किए जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि दो तरीके के यहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, दो दिए गए हैं नाम, आउटराइट परचेज एंड सेकंड इज रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट जैसे रेपो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम रेपो ऑपरेशंस कहते हैं, कि यहां पर आरबीआई ने कहा कि भाई मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको बेच रहा हूं बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मैं इसे वापस भी ले लूंगा, पहले से ही मेंशन रहेगा, रीपर्चेज हो जाएगी उस चीज की। ठीक है, आउटराइट परचेज थोड़ा परमानेंट नेचर का है, रीपर्चेज टेम्पररी नेचर का है, आउटराइट परचेज परमानेंट नेचर का है, जिसमें आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी, ठीक है, पैसा वहां से बाहर निकाल दिया। तो दोनों पर्पसेस के लिए कि अगर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यहां पर लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है, उसे बाहर निकालना है, तो उस केस के लिए हमारे आउटराइट परचेज एग्रीमेंट्स यहां पर यूज किए जाते हैं। टेम्पररी पर्पसेस के लिए रीपर्चेज एग्रीमेंट्स यहां पर किए जाते हैं एंड इट इज वन ऑफ द क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जो कि आरबीआई द्वारा यूज किए जाते हैं। क्वालिटेटिव के बारे में यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, तो ये बेसिक सी कहानी हमारी ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। आई होप यहां तक सभी चीजें क्लियर होगी हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि जी हां, आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा, मतलब एक एसेट को बैंक्स को बेचेगा, तो भैया उसके बदले में पैसा बैंक से ले लेगा, जिसके चलते जो सरप्लस लिक्विडिटी एक्सेस मनी सप्लाई है उसे यहां पर कम कर दिया जाएगा। तो आई थिंक ये बिल्कुल डाउट यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, या ये जो चेन ऑफ थॉट है बिल्कुल एस्टैब्लिश हो जानी चाहिए। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा 2002 के टाइम पीरियड तक। कैसे कि भैया 1991 के रिफॉर्म्स के बाद जो सरकार द्वारा यहां पर मुहिम रखेगी एलपीजी की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आइडिया क्या था कि भैया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, इकोनॉमी को यहां पर ग्रो करना पड़ेगा, सरकार अब सभी चीजें नियंत्रण में नहीं ले सकती, प्राइवेट प्लेयर को भी यहां पर आना पड़ेगा। तो उसके चलते हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो आपके प्लेयर्स थे वो बाहर से भी आए, उन्होंने देखा इंडिया ग्रोइंग स्टेज पर है, अच्छा खासा यहां पर पोटेंशियल है ग्रो करने का, क्यों ना अपना पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया जाए। तो उस समय में हमने विटनेस की आपके ह्यूज कैपिटल इनफ्लोज इंडिया में। अब कैपिटल इनफ्लोज जब आएंगे तो डॉलर लेके आएंगे, बट जब इंडिया में इन्वेस्ट करना होगा तो उसे रुपये में कन्वर्ट करेंगे। तो उस ह्यूज कैपिटल इनफ्लो की वजह से एक चीज क्या हुई कि भैया आपका एप्रिशिएट होने लग पड़ा रुपये, क्यों, डॉलर की सप्लाई यहां पर बढ़ चुकी है। ठीक है, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो रुपये की डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना है, हमें रुपये दीजिए। तो रुपये की यदि डिमांड बढ़ेगी तो रुपये तो एप्रिशिएट करेगा।
अब रुपी यदि अप्रिशिएट करेगा तो यहां एक्सपोर्ट्स के लिए तो बेनिफिशियल चीज नहीं है, एक्सपोर्ट्स का तो इसमें नुकसान हो सकता है, कॉम्पिटिटिवनेस यहां पर हम लूज कर जाएंगे। तो उसी समय आरबीआई ने इंटरवीन किया, कैसे कि वहां पर यूएस डॉलर्स को परचेज करना शुरू कर दिया इंडियन रुपी के साथ, कि कोई बात नहीं, हम डॉलर्स की सप्लाई थोड़ी जो आ रही है एक्सेस में उसे हम बाहर निकाल देते हैं, रुपी यहां पर डाल देते हैं। अब जब रुपी यहां पर डाला गया उसकी वजह से क्या हुआ कि लिक्विडिटी बढ़ गई, मनी सप्लाई यहां पर बढ़ गई और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट होने शुरू हो गए। अब आरबीआई के पास क्या ऑप्शन है कि भैया चलो इन्फ्लेशन अगर बढ़ आने की समस्या है क्योंकि सरप्लस लिक्विडिटी है तो हमारे पास तो पता है ना, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर यूज कर लेंगे। तो आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना शुरू कर दिया ताकि इस एक्सेस लिक्विडिटी को विड्रॉ किया जा सके। बट एक पॉइंट आ गया कि जो आरबीआई के पास स्टॉक था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, भाई वो तो खत्म हो गया। अब आरबीआई क्या करे? अब डेफिनेटली अब गवर्नमेंट से तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी ये क्या दर्शा रही थी कि गवर्नमेंट की बोरोइंग नीड्स को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड इशू किए गए हैं। अब गवर्नमेंट तो ये नहीं बोलेगी ना कि चलो कोई बात नहीं नए बॉन्ड इशू कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट की फिर बोरोइंग यहां पर बढ़ जाएगी, अननेसेसरी प्रेशर यहां पर क्रिएट होगा फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। तो वही चीज यहां पर देखी गई। तो उस दौरान फिर 2004 में एक एमओयू यहां पर साइन किया गया भारत सरकार और आरबीआई के बीच में कि जी हां, आरबीआई को यह निर्देश दिए गए कि कोई बात नहीं, आप हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उधार में ले लीजिए। मतलब कि ये जो पैसा आप यहां इकोनॉमी से बाहर निकालेंगे बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये हमारी बोरोइंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे कि आरबीआई ने बोला कि कोई बात नहीं, हम इस पैसे को एक सेपरेट अकाउंट में यहां पर मेंटेन करके रखेंगे जो कि गवर्नमेंट एक्सेस नहीं करेगी, गवर्नमेंट के पास ये पैसा नहीं जाएगा। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा चल गया तो गवर्नमेंट का बोरिंग का हिस्सा बन गया। आरबीआई ने बोला कि हम इस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर बाय द मींस ऑफ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इशू कर रहे हैं, उन सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जितना भी पैसा हमारे पास आएगा उसे सेपरेट अकाउंट में रखा जाएगा ताकि किसी प्रकार से गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट या बोरिंग के ऊपर असर ना पड़े। और उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला चलो कोई बात नहीं, आप हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, हम आपको पूरी ऑथराइजेशन देते हैं, आप हमसे उधार पे लेके ये काम कर सकते हैं ताकि आपका ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, सरप्लस लिक्विडिटी को बाहर निकालना, वो चीज आप कर सकें बाय द मींस ऑफ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो एक चीज तो यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस थे उनसे दोनों यहां पर काम हो रहे थे कि सरप्लस लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है तो उसको बाहर भी निकाला जा रहा है, एंड यदि लिक्विडिटी कम है आपकी डेफिसिट में देखने को मिल रही है तो उसे बढ़ाया भी जा रहा है, ठीक है। बट मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में सिर्फ और सिर्फ सरप्लस लिक्विडिटी को निकालने के लिए ही यूज किया जाएगा उन पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो कि आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उधार पे ली गई होंगी, और इनका जितना भी पैसा यहां पर रेज किया जाएगा, मतलब आरबीआई जो इकट्ठा करेगा उसे सेपरेट अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा। तो यह है पूरी कहानी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विकली यहां पर देख लेते हैं। पहली चीज कि जितने भी इस प्रकार की सिक्योरिटीज जो इशू की जा रही हैं अंडर द एमएसएस उसे हम मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स यहां पर कहते हैं। जो भी पैसा आएगा अलग से अकाउंट में रखा जाएगा, सरकार को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ना ही सरकार की बोरिंग का हिस्सा बनेगा। तो आपने वो चीज स्टार्टिंग में जो हमने बॉन्ड की हल्की सी फंक्शनिंग देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि यदि बॉन्ड किसी पर्टिकुलर बॉन्ड होल्डर द्वारा खरीदा जा रहा है तो उस केस में उस बॉन्ड होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स यहां पर मिलती हैं। अब वही क्वेश्चन यहां पर आएगा कि यार यदि आरबीआई सरकार से सिक्योरिटीज उधार लेके ये बॉन्ड इशू कर रही है, ठीक है जी, बॉन्ड इशू कर रही है ताकि पैसा बाहर निकाल सके, तो डेफिनेटली बॉन्ड होल्डर को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट का दायित्व है ये किसका है, क्या ये सरकार का है या आरबीआई का? तो ये जो दायित्व है ये आपका सरकार का रखा गया कि जितनी पेमेंट्स रहेंगी एमएसबीज के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट जो रहेंगी वो सरकार द्वारा पे की जाएगी अपने बजट में से, जिसको कैरिंग कॉस्ट का यहां पर नाम दिया गया, ठीक है जी। ये जो एक्सपेंडिचर है इसे कैरिंग कॉस्ट यहां पर कहा जाता है। तो आई होप ये चीज यहां पर आपकी बिल्कुल क्लियर होगी कि कैसे यहां पर आरबीआई और सरकार के बीच में एमओयू काम किया और किस तरीके से सरप्लस लिक्विडिटी को निकालने के लिए ताकि ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू ना करनी पड़े, जिसके चलते गवर्नमेंट की बोरिंग वहां पर बढ़ेगी, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, सरकार और आरबीआई के बीच में यह समझौता तय हुआ। अच्छा, फिर लेटर ऑन 2009 में अगेन इंपॉर्टेंट इसमें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट यहां पर क्या देखने को मिली कि एक और एमओयू यहां पर साइन हुआ। सरकार ने कहा कि जब ऑलरेडी यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू हो चुकी हैं, आरबीआई के पास पैसा आ चुका है, तो यदि हमें किसी प्रकार की बोरिंग की आवश्यकता पड़े तो हम इस पर्टिकुलर अकाउंट से वो सिक्योरिटीज या वो जो पर्टिकुलर पैसा है जो कि अलग से आरबीआई ने सेट असाइड किया था उस पैसे को ले सकते हैं और इन मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स को फिर
नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब जो रिडेम्पशन का जो आपकी समय आएगा तो उस टाइम पे सरकार ही उसकी पेमेंट करेगी। अभी तक क्या था अंडर द एमएसबीज, जब एक तो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट थी वो तो बोला चलो सरकार ने कि हम यहां पर पे कर देंगे, बट जब बॉन्ड रिडीम होने वाला होगा तब भी तो पैसा वापस करना है ना बॉन्ड होल्डर को। तो उस समय में क्या बोला गया था कि जो सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया गया ना उसका सिर्फ और सिर्फ यूज यही है कि वाइल रिडेम्पशन वो पैसा वहां से बाहर निकाला जाएगा। बट यदि सरकार इन पर्टिकुलर एमएसबीज को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर रही है, अपनी नॉर्मल बोरिंग में इंट्रोड्यूस कर रही है, तो जो उसकी रिडेम्पशन का दायित्व है वो भी यहां पर सरकार के पास चला जाएगा। तो आई होप ये पूरी कहानी क्लियर होगी हो आपकी एमएसएस स्कीम से रिलेटेड, ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड। तो एमएसएस स्कीम जो है, जो आपकी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, आपकी डीमोनेटाइजेशन के समय भी देखने को मिली थी कि बैंक्स वर फ्लश्ड विद द कैश। अब उस पैसे को तो बाहर निकालना है, बैंक्स अपने पास रखेंगे, कुछ उन्हें फायदा नहीं मिलेगा। तो उस समय पे आपकी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी वहां पर लॉन्च की गई थी। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहां पर ध्यान में रखने वाली है विद रिस्पेक्ट टू ओपन मार्केट ऑपरेशंस की 2019 में एक ऑपरेशन वहां पर कंडक्ट किया गया था। यदि आपको उसके बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, जो कि अगेन जिसके माध्यम से आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज थी उन्हें बाहर निकाल दिया और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को बेचना शुरू कर दिया। तो जरूर उस ऑपरेशन का कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा। तो ये थी पूरी कहानी हमारी ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम से रिलेटेड। आई होप जितने भी आपके अगर कुछ डाउट्स हों तो यहाँ पे क्लियर हो गए हो, बट फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस इनिशिएटिव को रेगुलरली फॉलो करते रहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ गुड प्रिपरेशन।